इस मूवी का नाम है ब्रेड 2018। फिल्म की शुरुआत दो लड़कियों को दिखाने से होती है जो एक कमरे में बैठकर नशे वाली पैकेट्स गिन रही थी और ये हिसाब किताब कर रही होती है कि इनके कितने पैसे बनेंगे, क्योंकि वो दोनों एक काफी बड़े ड्रग माफिया के लिए काम करती है। उनमें से एक का नाम टिल्डा था। उन दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। अपना काम करने के बाद ये लेट गई थी आराम करने के लिए, फिर तस्वीरें बनाने लगती है। पर तभी इनके दरवाजे पर दस्तक होती है क्योंकि पुलिस आ गई थी, जिस वजह से दोनों काफी घबरा गई थी। बचने के लिए खिड़की से बाहर आती है और फिर यहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह शहर छोड़ने के लिए वो ट्रेन में बैठ जाती है ताकि पुलिस उन्हें ढूंढकर गिरफ्तार न कर ले, क्योंकि नशा बेचने की वजह से उनका नाम क्रिमिनल्स यानी मुजरिमों की लिस्ट में टॉप पर सबसे ऊपर आ गया था। ट्रेन में ही टिल्डा की दोस्त वॉशरूम में जाती है और अपने बॉस को कॉल करके बताती है कि कल रात जब हम काम कर रही थी तो हम पर पुलिस का हमला हो गया, हमें भागना पड़ा और सारा माल वही रह गया जो तकरीबन $80,000 के आसपास का था। वो बात कर ही रही थी कि तभी बाहर से कोई दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। दरवाजा खोलने पर वहाँ ट्रेन कंडक्टर था जो उससे टिकट मांगता है, पर क्योंकि जल्दी जल्दी उन्होंने ट्रेन पकड़ी थी तो टिकट उसके पास नहीं थी, जिस वजह से वो कंडक्टर को अंदर खींचकर उसका मुंह बंद कर देती है। ट्रेन से उतरने के बाद जब वो सड़क पर से गुजर रही थी तो सामने बैठा भिखारी उन्हें गालियां देकर कहता है कि ये दोनों तो पागल और डायने हैं। दोनों को गुस्सा आता है पर वो सोच में पड़ जाती है कि भला ये हमें ऐसा क्यों कह रहा है। फिर तभी उनके पास बॉस की कॉल आती है जो कहता है कि तुम्हारे पास अब 48 घंटों का टाइम है मेरे पैसे वापस लौटाने के लिए। जो नशा वो उस कमरे में ही छोड़ाई थी, जिसके पैसे $80,000 अभी इन्हें देने होंगे, जिसके लिए वो अपनी बचपन की दोस्त डेफनी के घर जा रही थी जो काफी अमीर थी। काफी बड़ी हवेली में वो अकेली ही रहती थी। इनकी दोस्ती उसके साथ भी बहुत अच्छी थी, जिसका सबूत हमें यहाँ उनकी बचपन की कहानी दिखाकर बताया जाता है। वो तीनों जब छोटी थी तो काफी सारे गेम्स खेला करती थी, एक दूसरे के साथ बहुत खुश होती थी और उन्हीं में से एक गेम जो उन सबकी पसंदीदा थी उसका नाम डॉक्टर था। जिस गेम को खेलने के लिए 3 असूल थे। पहला कि हर कोई उस गेम को पूरे दिलचस्पी के साथ खेलेगा, इन्हीं गेम में खो जाएगा। दूसरा असूल इन तीनों के अलावा बाहर का कोई भी इंसान गेम में नहीं खेल सकता। और आखिरी असूल कोई भी गेम को बीच में नहीं छोड़ेगा। जो जाहिर है ये इधर ही रहेंगी, इस घर से तब तक नहीं निकल सकती जब तक कि गेम खत्म नहीं हो जाती। फिर टिल्डा एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर घर के अंदर चली जाती है। घर में डेफनी उसके लिए खाना बना रही थी। आते ही टिल्डा उसे मोम कह के पुकारती है और वो उसे माँ क्यों कह रही थी उसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल बचपन में जब वो डॉक्टर गेम खेल रही थी तो उस गेम को बार बार खेलने से टिल्डा बोर हो गई थी। कोई और गेम खेलने का कहती है, लेकिन क्योंकि गेम को बीच में ही नहीं छोड़ सकती थी तो मजबूरन उन्हें ये खेलनी ही पड़ती है। असल में डॉक्टर गेम कुछ यूँ थी कि उनमें से एक डॉक्टर बनेगी जबकि बाकी की दोनों माँ और बेटी। डेफनी बनती है माँ जबकि टिल्डा की दूसरी दोस्त डॉक्टर बनती है। लेकिन अब टिल्डा को अपना बेटी वाला रोल पसंद नहीं आता क्योंकि वो डेफनी को अपनी माँ बनाना पसंद नहीं कर रही थी। जिस दौरान इनकी बहस हो जाती है जो हाथापाई में बदल गई। वो ये गेम पेड़ के ऊपर बने एक छोटे से घर में बैठकर खेल रही थी तो हाथापाई की वजह से डेफनी नीचे गिर जाती है और फौरन बेहोश हो गई। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर बताते हैं कि इसके दिमाग में गहरी चोट आई है, जिस वजह से हो सकता है कि इसका दिमाग ठीक से काम न करे, मतलब जहनी तवाज़ुन खराब भी हो सकता है। जिसके बाद कहानी वापस मौजूदा वक्त में आती है और गेम के मुताबिक ही टिल्डा डेफनी को मोम कह रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि दिमाग में चोट लगने की वजह से डेफनी का जहनी तवाज़ुन सच में काफी खराब हो गया है, क्योंकि अब वो इस बचपन की गेम को सच मानने लगी थी। यही वजह है कि वो टिल्डा को अपनी बेटी मानती है, उसके लिए खाना बनाती है। अब हालांकि वो काफी अरसे के बाद मिली थी पर डेफनी को लगता है कि वो अभी अभी स्कूल जाके आई है। डेफनी की माँ होने की असूल काफी सख्त थी। वो जैसे ही टिल्डा के बड़े बड़े नाखून देखती है तो गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कितने गंदे नाखून है, काटो इन्हें फौरन। पर जब टिल्डा नहीं काटती तो वो खुद ही कैंची लेकर काटने लगती है। लेकिन ठीक इसी वक्त कोई दरवाजे की बेल बजा देता है जो इनकी दोस्त थी जो डॉक्टर का रोल कर रही थी। अब भी वो एक डॉक्टर बनती है, उनके घर में आती है। डेफनी यहाँ उसे बताती है कि मेरी बेटी को बहुत खांसी हो रही है, डॉक्टर साहिबा जरा देखिएगा क्यों खांसी ठीक नहीं हो रही। जिस पर डॉक्टर उसका चेकअप करती है और इलाज करते हुए उसके घुटने पर एक हथौड़ी मारती है जिससे उसे काफी दर्द हुई। वो जोर से चिल्लाती है। अब टिल्डा और उसकी दोस्त ये अजीब हरकतें इस वजह से कर रही थी, मतलब गेम खेलने पर मजबूर वो इसलिए थी क्योंकि इसके पीछे वजह थी। असल में डेफनी के घर में एक ऐसी खुफिया तिजोरी है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे हैं, तकरीबन लाखों डॉलर्स। पर क्योंकि डेफनी का ज़हनी तवाज़ुन तो ठीक नहीं है तो पैसों की उसे कदर नहीं है, न ही जरूरत। और क्योंकि टिल्डा और उसकी दोस्त को अगली 48 घंटों में $80,000 का इंतजाम करना था, इसीलिए दोनों यहाँ उस तिजोरी से पैसे लूटने के इरादे से आई थी। उसके साथ गेम खेलकर बेटी और डॉक्टर का रोल करेंगे ताकि डेफनी को शक न हो, ताकि थोड़े वक्त और यहाँ रुकी वो अपना मिशन पूरा करने चोरी करके भाग जाए।
अब डेफनी डॉक्टर के लिए भी खाना बनाती है, साथ ही खाने की टेबल पर वो टिल्डा को बांध देती है ताकि बाकी बच्चों की तरह वो खाना छोड़ के ना भाग जाए। और अब इनके पास 41 घंटे बचे थे। डेफनी डॉक्टर को कहती है कि आप काफी थक गई होंगी, चलिए आप जाके आराम कर लें, आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। फिर आधी रात को टिल्डा की दोस्त यानी डॉक्टर आराम कर रही थी तो तभी एक आवाज से उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि कोई उसके दरवाजे की कुंडी घुमाता है। उसे लगता है ये टिल्डा होगी, इसलिए वो उठ के बाहर आती है जहाँ टिल्डा नहीं डेफनी थी, जो उसे कहती है डॉक्टर मुझे अकेली नींद नहीं आ रही, डर लग रहा है, आपके साथ मुझे महफूज लगेगा, मैं यही सोना चाहती हूँ। और वो उसे चाकू दिखाकर यही रुक जाती है। फिर अगली सुबह टिल्डा खतों वाले बॉक्स के पास अपना मोबाइल चेक कर रही होती है जहाँ तभी उसकी दोस्त आती है। गुस्से में टिल्डा उसे कहती है कि जल्दी करो, निकलो यहाँ से, मैं इस पागल डेफनी के साथ रह के परेशान हो गई हूँ, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ कोई पैसे हमें मिलेंगे, डेफनी ने सारे पैसों को बैंक में रखवा दिया होगा। उसकी दोस्त बोलती है मुझे नहीं लगता, हमें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, तिजोरी तोड़ने के लिए हो सकता है पैसे हमें मिल ही जाए। और अब उनके पास सिर्फ 28 घंटे बचे थे। टिल्डा की दोस्त अंदर जाके तिजोरी ढूंढने लगती है, जिस बीच एक अलमारी से बाहर आकर डेफनी उस पर हमला कर देती है और फिर हाथ पर भी काट लेती है, जिससे वो काफी डर गई थी। फौरन वहाँ से भागकर गाड़ी की चाबियां लेती है और घर से बाहर आ जाती है। बाहर टिल्डा थी जिससे वो कहती है कि डेफनी ने पागलपन की हद ही पार कर दी है, चलो यहाँ से। इससे पहले वो यहाँ से जाते यहाँ डंडा लेकर डेफनी आ जाती है, दोनों के सरों पर जोर जोर से मारकर बेहोश कर देती है। अब हम एक डिटेक्टिव पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो तैयार होकर घर से निकलता है, गाड़ी में बैठकर अपने काम पर निकल जाता है। उसे टिल्डा और उसकी दोस्त के नशे वाले केस पर छानबीन करने का काम मिलता है। उधर डेफनी ने टिल्डा और उसकी दोस्त को बांध दिया था, रस्सियों के जरिए नहीं बल्कि ब्रेड्स यानी बालों वाली चोटियों से। हाथ भी, मुंह भी, जिस्म भी सब उन्हें से बांधा हुआ था। डेफनी पूरी तरह पागल होकर उन दोनों से बात कर रही थी। ठीक इसी वक्त दरवाजे पर कोई आता है। डेफनी जाके चेक करती है तो वहाँ डिटेक्टिव था। वो उसे बताता है कि आपके पड़ोसियों ने शिकायत की है कि आधी रात को आपके घर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। इस पर डेफनी कहती है मैं इस पूरे घर में अकेली रहती हूँ, शायद एक दो बार डर की वजह से मार दी होगी चीख मैंने। वो फिर अंदर आता है छानबीन करने के लिए, घर का सामान चेक करने लगता है जहाँ उसे इन तीनों की बचपन की तस्वीर मिलती है, जो देखकर डिटेक्टिव उससे पूछता है कि मैं इन दोनों लड़कियों को जानता हूँ, क्या तुम बता सकती हो कि इस वक्त ये दोनों कहाँ होंगी? डेफनी जवाब देती है जी नहीं, मुझे इन दोनों के बारे में कुछ नहीं पता। अब डिटेक्टिव इन तीनों को इसलिए जानता था क्योंकि बचपन में जब डेफनी गिरी थी तो उस हादसे में डिटेक्टिव ने पूछताछ की थी। वो उनकी गहरी दोस्ती के बारे में भी जानता था, इसीलिए वो दोबारा पूछता है कि ठीक से याद करके बताएं वो कहाँ मिल सकती है, क्योंकि उसे शक था कि हो ना हो वो दोनों लड़कियाँ इसी घर में ही है। जिस बात से डेफनी को गुस्सा आ गया था और वो अपने मुँह से ये निकाल देती है कि वो दोनों गायब है, जिससे डिटेक्टिव का शक यकीन में बदल जाता है कि वो इधर ही है। ठीक इसी वक्त अचानक ऊपर से आवाज आती है तो वो चेक करने ऊपर जाने लगता है, लेकिन डेफनी उसे रोक देती है, कहती है कि आप मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते ऐसे, पहले अपना लाइसेंस दिखाएं। लेकिन फिलहाल क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था तो वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते वो कहते हैं कि अगर वो दोनों लड़कियाँ इस घर में है तो मैं लाइसेंस के साथ वापस जरूर आऊंगा, क्योंकि वो सच में गायब है और उनका नाम क्रिमिनल्स वाली लिस्ट में टॉप पर है। ये सुनकर डेफनी ऊपर जाती है और घर के सभी दरवाजों को मजबूती से बंद करने लगती है ताकि दोनों को पुलिस से बचा सके। अब उन दोनों ने खुद को आजाद कर लिया था, इसलिए एक बार फिर तिजोरी ढूंढने लगती है, जिसके बाद डेफनी टेबल पर खाना लगाती है। वो टिल्डा की दोस्त को कहती है मैं जानती हूँ तुम किस मकसद के लिए यहाँ आई हो, जो काम तुम करना चाहती हो उसके लिए कुछ पहेलियाँ, कुछ छुपे हुए कोड्स हैं जिन्हें जहन में रख के तुम्हें इस हवेली में आगे बढ़ना होगा। एक जगह ऐसी है जहाँ मेरी डॉल्स पड़ी है, फिर आगे बढ़ के एक शीशा तुम्हें दिखेगा जो तुमसे कुछ बोल रहा होगा क्योंकि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा, और जब तुम उस कीमती चीज नंबरों को तोड़ोगी तो कब्र फौरन खुल जाएगी और तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा, तुम वो हासिल कर लोगी। अब टिल्डा की दोस्त को कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या क्या बोले जा रही है। तब टिल्डा अपनी दोस्त को साइड में ले जाके बोलती है कि ये एक पहेली है, जिसे इशारों में वो समझा रही है जो तिजोरी तक पहुँचने का रास्ता है। नंबर्स वो तिजोरी के कोड्स को कह रही है और कब्र तिजोरी को, तो अब जल्दी से तिजोरी ढूंढने में लग जाओ। अब वो पहली पहेली यानी डॉल्स वाली बात को जहन में रख के आगे बढ़ती है। डॉल्स की मूर्ति के नीचे उसे एक कोड मिलता है जिसका इशारा हॉल में जाने की तरफ था। वो भागकर अब जैसे हॉल में आती है तो उसे वहाँ शीशे पर एक और कोड मिलता है। शीशा वो जैसे ही हटाती है तो एक पेंटिंग के पीछे उसे तिजोरी मिल ही जाती है, जिसके बाद वो उन सभी कोड्स को नंबर में बदलकर तिजोरी पर लगाती है, जिससे आखिरकार वो खुल ही जाती है, जिसके अंदर सच में बहुत ज्यादा पैसे थे। सभी पैसों को बैग में भर के वो टिल्डा के पास आती है और कहती है कि मुझे पैसे मिल गए हैं, हम आज रात यहाँ से निकल जाएंगे। फिर रात होते ही दोनों लैंप्स लेकर यहाँ से निकल जाती है। सड़क पर आकर गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है पर कोई भी उनके लिए गाड़ी नहीं रोकता, और फिर तभी एक तेज स्पीड में आती हुई गाड़ी टिल्डा के दोस्त से आकर टकरा जाती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि डेफनी थी, जो अब दोबारा से उन दोनों को अपने घर ले आती है, जहाँ अब उसने दोनों को कुर्सियों के साथ बांध दिया था। इस सब की वजह से टिल्डा की दोस्त दुखी थी, जो देखकर डेफनी चाकू लेती है और उसके चेहरे पर कट लगा के स्माइल वाला निशान बना देती है ताकि वो उसे मुस्कुराता हुआ देख सके। अब वो भिखारी जो दोनों को गालियाँ दे रहा था पुलिस स्टेशन
स्टेशन आकर बताता है कि मैंने उन दोनों गायब लड़कियों को रेलवे स्टेशन पर देखा था। डेफनी उन दोनों पर काफी जुल्म करने, उनका हुलिया बिगाड़ने की बात कहती है कि अब अगर तुम चाहो तो गेम को छोड़ के जा सकती हो। साथ ही वो अखबार भी देती है जिस पर उन दोनों के लापता होने और क्रिमिनल्स की लिस्ट में टॉपर होने वाली खबर छपी थी, जो देख दोनों काफी डर भी गई थी और हैरान भी थी कि यहाँ से बाहर निकली तो पकड़े जाएंगे। पर अब डेफनी उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाने का कहती है कि मैं तुम्हें अब 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत जल्द मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। टिल्डा हैरत से पूछती है, कैसा बच्चा? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई थी। तब वो बोलती है कि मैंने तुमसे ये बात छुपाई, वो दरअसल शादी मेरी हो गई थी। जो सुनकर टिल्डा जोर जोर से हंसने लगती है कि भला इस पागल से किसने शादी कर ली। पर उसकी दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फौरन उठ खड़ी हुई, क्योंकि वो डेफनी के पागलपन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचती है। बोलती है, सुनो मेरी बात डेफनी, अगर तुम्हारा बच्चा होने वाला है तो तुम्हें फौरन अभी की अभी सर्जरी की जरूरत है, जिसके लिए वो भी मान जाती है और ये दोनों भी उसे लिटा देती है सर्जरी के बहाने जान से मारने के लिए। उन्होंने ऑपरेशन वाले सारे औजार भी ले लिए थे, साथ ही सर्जन वाले कपड़े भी पहन लिए थे। और अब जैसे वो औजार से उस पर वार करने वाली थी कि तभी यहाँ डिटेक्टिव आ जाता है, जिन पे गन पॉइंट करके पीछे हटाता है और नीचे बैठने का कहता है। वो जब दोनों के पास जाता है तो डेफनी उठ खड़ी होती है और डिटेक्टिव के पेट में चाकू घुसा देती है। जख्मी होकर वो जैसे ही नीचे गिरता है, ये तीनों टांगों से मार मार कर उसका बुरा हाल कर देती है। फिर उसकी लाश को एक कवर में पैक करके बाहर जमीन खोदकर वहाँ गाड़ देती है। सबूत मिटाने के लिए उसकी गाड़ी को तालाब में फेंक देती है, जिसके बाद वो तीनों एक ही जैसे कपड़े पहन के खाने के टेबल पर बैठ जाती है। काफी खुश लग रही थी और मजे से अपना खाना एंजॉय करने लगती है। अगली सुबह जब किसी काम से टिल्डा की दोस्त बाहर आती है तो उसे वहाँ डिटेक्टिव दिखता है, जिसकी हालत काफी खराब थी, खून में लथपथ था, डरावना लग रहा था। टिल्डा की दोस्त पर हमला कर देता है, पर वो काफी घबरा जाती है, ये सोचकर कि हमने तो इसे जमीन में गाड़ दिया था, तो फिर ये बाहर कैसे आया। फिर तभी इधर टिल्डा और डेफनी भी आ जाती है, जो उसे अंदर आने का कहती है। अब टिल्डा की दोस्त को खतों वाले बॉक्स से एक छन्ना मिलता है, जिसे उन्होंने डिटेक्टिव की लाश के साथ ही दफन कर दिया था। ये देखकर वो कब्र खोदती है, पर उसी वहाँ डिटेक्टिव की लाश नहीं मिलती, जो देख वो काफी डर भी गई थी और परेशान हो गई थी। फौरन हवेली के अंदर आती है। बेड के नीचे से उसे काफी पुरानी डायरी मिलती है, जिसके अंदर उनके नशे वाले केस और डिटेक्टिव की मौत के बारे में पहले से ही लिखा हुआ था, जो देखकर उसकी होश उड़ जाती है। तभी इधर डेफनी आती है, जो उसे बता रही थी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब इस डायरी में बहुत पहले का ही लिखा हुआ है। टिल्डा की दोस्त को अभी भी समझ नहीं आती कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तब डेफनी उसे अपना बाजू देखने को कहती है, और जब वो अपनी बाजू को चेक करती है तो उस पर बहुत सारे किसी के काटने के निशान थे। तब डेफनी बताती है कि तुम्हारे बाजू पर जितने भी निशान हैं, इतनी ही बार तुम यहाँ पर आई हो, जिससे यहाँ ये खुलासा होता है कि सिर्फ डेफनी ही नहीं बल्कि टिल्डा और उसकी दोस्त का भी ज़हनी तवाज़ुन खराब है। इतना खराब कि उन्हें पागल कह सकते हैं। और शुरू से अब तक जो कुछ भी हुआ है सब एक गेम का हिस्सा है, जो गेम सालों से इस हवेली में चलती आ रही है। तिजोरी ढूंढते हुए डेफनी ने टिल्डा की दोस्त के हाथ पर जो काटा था वो उसका पहला राउंड था, और इसी तरह फिर बार बार गेम उसी राउंड की तरह ही चलती रही। जब भी तो उसके हाथ पर इतने सारे काटने के निशान थे। और टिल्डा की दोस्त को कब्र खोदने पर डिटेक्टिव की लाश इसीलिए नहीं मिली क्योंकि हकीकत में कोई डिटेक्टिव था ही नहीं, वो तो बस तीनों लड़कियों के दिमाग में बनाया गया उनकी गेम का एक कैरेक्टर है। उसकी तरह ही ना कोई डिटेक्टिव की गाड़ी थी, ना ट्रेन थी, ना बेकारी हवेली तिजोरी, कुछ भी नहीं था, बल्कि वो बस उनके खिलौने वाले रोल्स थे, जो सारे के सारे इन पागल लड़कियों ने खुद ही बनाए थे। खिलौनों की पूरी दुनिया बनाई गई थी, जिन्हें हकीकत इन्होंने अपने दिमाग में ही सोच लिया था। असल में ये तीनों लड़कियाँ कपड़े की बनाए हुए एक टेंट में बैठी है। सब कुछ टेंट में उन्होंने इसलिए सोच लिया क्योंकि उनके मुताबिक बाहर की दुनिया बेकार है। और अब हमें दोबारा से एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है, जो कि डेफनी थी, और बाहर से टिल्डा पहले की तरह स्कूल से वापस आती है। पर अब वो दोनों काफी बूढ़ी हो चुकी है, जिसका मतलब था कि अब इस पागल गेम को चलते चलते उनकी पूरी उम्र ही गुजर गई है, जो उनकी मरने पर ही खत्म होगी। जबकि दूसरी तरफ अब मैं ब्रायन एंड चार्ल्स 2022 मूवी के बारे में बात करूंगी। कहानी की शुरुआत एक आदमी जिसका नाम ब्रायन होता है उसे दिखाने से होती है। वो एक इन्वेंटर था जो हमेशा कोई न कोई नई चीज बनाता रहता है अपने दिमाग से। उसके दिमाग में जब भी कोई ख्याल आता है तो वो उस पर काम करने में लग जाता है। हमेशा उसकी कोशिश होती है कि उसके दिमाग में जो भी नया ख्याल आ रहा है वो उसे बना कर ही रहे। यहाँ हम जान पाते हैं कि वो किसी बड़े शहर से नहीं है, बल्कि एक छोटे से टाउन में रहता है, पर जो उसके सपने हैं वो बहुत बड़े हैं। उसकी जहानत, अक्लमंदी उसे बाकी इंसानों से अलग बनाती है। आज भी ब्रायन अपनी नई इन्वेंशन यानी नई इजाद पर काम कर रहा था, मगर आज वो बेचारा फेल होता जा रहा था क्योंकि कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था। उसके घर पर हमें उसकी बहुत सारी इन्वेंशंस दिखाई जाती है जो उसने बेकार सामान से काफी अच्छी बनाई थी, जैसे कि अंडे रखने वाली बेल्ट और बेकार प्लास्टिक की डस्टबिन जो काफी अलग ही लग रही थी। इनके अलावा भी हमें कुछ अलग ही इन्वेंशंस देखने को मिलती है। दिखने में तो सभी चीजें काफी अजीब थी, पर उसके लिए बहुत काम की थी। यहाँ ब्रायन बताता है कि मेरे इस फार्म में 2 घर हैं। एक वो जहाँ मैं काम करता हूँ, अपना सारा दिन उधर ही गुजारता हूँ, जबकि जो मेरा असली घर है
वहाँ तो सिर्फ खाना खाने जाता हूँ। अब यहाँ हम उसकी नई इन्वेंशन को देखते हैं जो एक उड़ने वाली घड़ी थी, क्योंकि ये उसने साइकिल पर एक मशीन की तरह बनाई थी। उसके साथ बड़ा सा पंखा भी लगाया था, तो इसीलिए जाहिर है वो उड़ सकती थी। ब्रायन बताता है कि ये इन्वेंशन लोगों को फायदा देगी, क्योंकि जब भी लोगों ने टाइम देखना होगा वो आसमान की तरफ देखकर टाइम का पता लगा लेंगे। अब क्योंकि उड़ने वाला ये उसका पहला प्रोजेक्ट था, इसीलिए वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, क्योंकि आज वो इस उड़ने वाली घड़ी को टेस्ट करने वाला था। तो इसीलिए वो फौरन उसे चला देता है, पर थोड़ा दूर जाते ही उसमें से धुआं उड़ने लगता है और देखते ही देखते वो जल जाता है। उसमें आग लग गई थी। दरअसल ब्रायन की इन्वेंशन अजीब होने की वजह से अक्सर फेल हो जाया करती थी, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता, बार बार कोशिश करता रहता है। वो अब एक दुकान पर जाता है जहाँ की कैशियर उसके पैर में बंधी रस्सी देखती है जिसमें लकड़ी की कोई अजीब चीज लटकी हुई थी। तो इसीलिए वो कहती है कि तुम्हारे पैरों पर कुछ लटका हुआ है, ध्यान से। जिस पर वो जवाब देता है कि खैर है, ये मेरी इन्वेंशन है। जिस पर कैशियर हंसने लगती है, पर वो इस चीज का बुरा नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में एक जगह पड़े कचरे में से वो काम की चीजें ढूंढने लगता है। उसे एक पुतले का सर मिलता है जिसे उसने फिलहाल अपने पास रख लिया था। उसके दिमाग में ख्याल आता है जिस वजह से वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसने फैसला किया था कि वो इस सर की मदद से अब एक रोबोट बनाएगा। और फिर काफी दिनों की मेहनत के बाद वो रोबोट बनाने में कामयाब हो ही जाता है। रोबोट बनाने के लिए उसने घरेलू चीजों का इस्तेमाल किया था, जैसे कि वॉशिंग मशीन, लेकिन उसका रोबोट अभी चल नहीं रहा था। पर ब्रायन खुश था, उसे यकीन था कि एक ना एक दिन मेरा रोबोट काम करने लग जाएगा, इसीलिए उस पे काम करता ही रहता है। एक दिन ब्रायन जब कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसकी दोस्त थी। वो उसे बताती है कि एक फेस्टिवल त्योहार होने वाला है जहाँ लोग बोन फायर करके पार्टी करते हैं, जिसमें लोग अपनी उन चीजों को जलाते हैं जिनके साथ उनकी पूरी यादें जुड़ी होती हैं। फिर उसे कुछ देर बात करने के बाद ब्रायन अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर आते आते उसे रात हो गई थी। वो देखता है कि घर में एक रोशनी जल बुझ रही है। ये देखकर उसे डर लगने लगता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। जब वो अपनी फ्लैश लाइट से देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ वो रोबोट चल पड़ा था। पर वो रोबोट भी काफी घबराया हुआ था। ब्रायन उसे संभालता है और अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ कुछ देर के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल शांत हो गया था। उसे देखकर ब्रायन खुश तो था, पर उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया है और रोबोट चलने लगा है। साथ ही उसे थोड़ी टेंशन भी थी, पर फिलहाल इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो सो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो रोबोट उसे अपने सामने नजर नहीं आता। वो घबरा गया था, हर जगह उसे ढूंढने लगता है। जहाँ आखिरकार एक कमरे में वो उसे दिखे जाता है। यहाँ हैरत, उसके हाथ में इंग्लिश की किताब थी। ये वो लग रहा था जैसे वो इंग्लिश सीखना चाहता हो। अब उसकी इस चीज को देखकर ब्रायन उसे एक नाम देता है जो था चार्ल्स। अब चार्ल्स नाम सुनकर रोबोट काफी खुश हो गया था। ब्रायन उसे बताता है कि मैंने तुम्हें 72 घंटे लगाकर बनाया है। चार्ल्स के ऊपर वाला हिस्सा वॉशिंग मशीन का था। अब वो ब्रायन के साथ काफी घुलने मिलने लगता है, क्योंकि वो ये जिंदगी पाके बहुत खुश था, जो सिर्फ ब्रायन की वजह से मुमकिन हो पाया। अब ब्रायन उसे अपने साथ घर से बाहर लेकर आता है। बाहर आकर भी उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे जगह बहुत खूबसूरत होने की वजह से अच्छी लग रही थी, इसीलिए वो पूछ लेता है कि क्या ये सारा माहौल इस थोड़े से हिस्से में है। इस पर ब्रायन जवाब देता है कि नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है और इससे भी कई गुना खूबसूरत। अब तभी इधर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर चार्ल्स डरने लगता है, लेकिन ब्रायन उसे शांत करता है। अब ये खूबसूरत फार्म देखकर और ब्रायन की बात सुनकर चार्ल्स के अंदर दुनिया घूमने की ख्वाहिश बन गई थी, तो इसीलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। पर ब्रायन कोई बहाना बनाकर उसे घर के अंदर लेकर आता है और ये कहकर खामोश करने की कोशिश करता है कि बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। रात को वो दोनों साथ ही सो जाते हैं। पूरी रात चार्ल्स बस एक ही बात कहता रहता है, जो था आई एम स्लीपिंग। ऐसा लग रहा था जैसे वो इन इंग्लिश के लफ्जों की प्रैक्टिस कर रहा है। अगले दिन चार्ल्स ब्रायन को बताता है कि मुझे पेंटिंग का भी बहुत शौक है। जिसन वो कहता है कि ठीक है तुम पेंटिंग करो, मैं जरा गाँव में जा रहा हूँ, मुझे काम है। जिसन फौरन वो बोलता है अरे वाह, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ब्रायन मना कर देता है, जिस पर वो मायूस होते हुए कहता है तो फिर क्या मैं बाहर चला जाऊँ बाग में। जिस पर गुस्से में ब्रायन कहता है कि नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ, आराम से घर के अंदर ही रहो। इतना कहकर वो वहाँ से निकलकर अपने दोस्त के घर जाता है उसे मिलने के लिए। उसे वहाँ कोई काम था जो खत्म करके जैसे वो घर आता है तो चार्ल्स उसे देखकर काफी खुश हो जाता है, बच्चों की तरह कूदने लगता है और बताता है ब्रायन आज मैंने एक पेंटिंग बनाई है, दिखाऊं तुम्हें। जब ब्रायन पेंटिंग को देखता है तो वो भी खुश हो गया था, क्योंकि पेंटिंग में ब्रायन, चार्ल्स और कुछ इन्वेंशंस थी। रात को ये दोनों साथ में खाना बनाते हैं और खाते हैं। सुबह उठकर जब वो नाश्ता बनाते वक्त डांस कर रही थी तो अचानक चार्ल्स गिर जाता है, पर खुशकिस्मती से वो टूटकर बिखरता नहीं, बच जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जो सुनकर चार्ल्स मुंह ही मुंह में कुछ बोलने लगता है। ब्रायन उसे कहता है कि बिल्कुल चुप खामोश, मैं देख कर आता हूँ कौन है। जब वो चेक करने जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रीशियन था जो घर की लाइट्स चेक करने आया था। ब्रायन उसे कहता है वो अभी मैं मसरूफ हूँ, आप ऐसा करें कुछ देर के बाद आ जाए। जिस पर इलेक्ट्रीशियन कहता है कि मैंने सिर्फ चेक ही तो करना है और अगर मैं बाद में आया तो उसके ज्यादा पैसे लगेंगे। उसके बाद ब्रायन मान जाता है और उसे अंदर ले आता है। ब्रायन घबराया हुआ था कि कहीं इलेक्ट्रीशियन चार्ल्स को देख ना ले, पर उसी तसल्ली होती है जब वो देखता है कि चार्ल्स ने खुद को छुपा लिया है। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रीशियन का ध्यान चार्ल्स पर चला ही जाता है, जिस बारे में
वो ब्रायन से पूछता भी है, जिस पर वो जवाब देता है कि ये तो बस मशीन है, आपका काम खत्म हो गया है, आप जा सकते हैं। उसे वहाँ से भेजने के बाद दोनों खुशी में डांस करने लगते हैं क्योंकि उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छी जिंदगी गुजार रही थी और खूब मस्ती करते हैं। एक रात जब वो दोनों खाना खा रही थी तो चार्ल्स टीवी पर एक टूरिस्ट को सुनता है। इन्हें जो दुनिया घूमती है, अलग अलग जगहों पर जाते हैं। वो टूरिस्ट यहाँ एक शहर के बारे में बताता है जो बेहद ही खूबसूरत था। चार्ल्स जैसे ही वो शहर देखता है उसकी आंखें खुली रह जाती है। वो बहुत प्यारा था, इसीलिए वो भी वहाँ जाने की बात करता है। जब ब्रायन उसका ध्यान भटकाने, उसे कंट्रोल करने के लिए कोई और चैनल लगा देता है। फिर अगले दिन जब ब्रायन कुछ सामान खरीदने के लिए जाता है तो घर वापस आने पर चार्ल्स उसे नहीं दिखता। वो उसे हर जगह ढूंढता है। फिर आखिरकार घर के पिछले वाले हिस्से में वो उसे मिल ही जाता है। उसने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। ब्रायन के पूछने पर वो जवाब देता है कि मैं वो शहर ना सही, यहाँ पर तो जा सकता हूँ ना, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। ब्रायन उसे रोकता है और वो जिद करने लग गया था। तब जबरदस्ती उसे चार्ल्स का हाथ पकड़कर ये अंदर लाना पड़ता है। अगली सुबह ब्रायन जब नाश्ता करने के लिए बैठता है तो चार्ल्स का भी इंतजार करता है, पर जब वो नहीं आता तो वो चार्ल्स को चेक करने जाता है। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था। कहता है कि जाओ ब्रायन यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमने मुझे ये शहर भी घूमने नहीं दिया। जिस सुन ब्रायन कहता है अच्छा चलो उठो, मैं तुम्हें टाउन घुमाने ही ले चलता हूँ। जिस पर वो मान जाता है और तैयार होने के लिए जल्दी से उठ गया था। ब्रायन जब गाड़ी निकालता है तो चार्ल्स उसे आगे बैठने की जिद करता है, मगर जब वो बात नहीं मानता तो ब्रायन को मजबूरन उसे आगे बिठाना ही पड़ता है। रास्ते में चार्ल्स उसे कहता है हम पुल पर भी जाएंगे, एयरपोर्ट भी घूमेंगे, ठीक है ना? तब ब्रायन कहता है कि सॉरी, यहाँ इस तरह की कोई जगह नहीं है। अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद ब्रायन उसे गाड़ी में ही रुकने का कहकर खुद एक दुकान के अंदर चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो ये देखकर काफी घबरा गया था कि मेरी दोस्त ने चार्ल्स को देख लिया है और अब वो उससे बातें भी कर रही है। तब ब्रायन उसे बताता है कि ये मेरी इन्वेंशन है, पर तुम प्लीज इस बात को सबसे छुपा कर रखना। जिस पर वो हाँ बोलती है और ये तीनों झील के किनारे घूमने के लिए चले जाते हैं। ब्रायन अपनी दोस्त को बताता है कि ये मेरी 72 घंटों की मेहनत है। उसकी दोस्त चार्ल्स को देखकर काफी मुतासिर होती है और ब्रायन की तारीफ करती है। वो दोनों जब आगे बढ़ रही थी तो ब्रायन देखता है कि चार्ल्स अपने पैरों को पानी में डालने की कोशिश कर रहा है, जो देखकर वो उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इस तरह से उसके खराब होने का भी खतरा है। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ब्रायन और उसकी दोस्त एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। वो उसे कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें अपने घर बुलाऊं तो आओगी? जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ब्रायन और चार्ल्स जब घर आ रही थी तो उनकी पड़ोसी की बेटियां चार्ल्स को देखने ही वाली थी, पर पहले की तरह इस बार भी वो खुद को छुपा लेता है। अगले दिन ब्रायन कॉल करके अपनी दोस्त को बुलाता है और जब वो आती है तो चार्ल्स और ब्रायन की बहस हो जाती है क्योंकि चार्ल्स को दुनिया घूमनी थी पर ब्रायन ऐसा नहीं चाहता था। उनकी बातें चल ही रही थी कि तभी उनका पड़ोसी अपनी दोनों बेटियों के साथ यहाँ आ गया था। वो जैसे चार्ल्स को देखता है काफी हैरान हो जाता है, उसे वो काफी पसंद आ गया था तो पैसे देकर वो उसे खरीदने की कोशिश करता है, पर ब्रायन इसके लिए मना कर देता है। पड़ोसी को गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो ब्रायन को धक्का मारता है। फिर अगले दिन ब्रायन दोबारा से अपने दोस्त के घर जाता है ताकि उसके साथ वक्त गुजार सके, पर जब वो घर वापस आता है तो मेन दरवाजा टूटा हुआ था। उसे अजीब लग रहा था, इसीलिए उसे पूरे ही घर में ढूंढने लगता है, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलता। उसे पक्का शक हो गया था। वो चुपके से जब अपने पड़ोसी के घर देखता है तो चार्ल्स वही था जिसकी बेटियों के साथ खेल रहा होता है। ब्रायन उसे वापस लेने जाता है तो पड़ोसी की वाइफ मना कर देती है। फिर जब वो पड़ोसी से बात करता है तो वो जवाब देता है कि मैं तुम्हें इसे नहीं दे सकता क्योंकि इसे यहाँ मैं नहीं लाया बल्कि ये अपनी मर्जी से आया है। ब्रायन जब चार्ल्स को देखता है तो उसे काफी दुख होने लगता है क्योंकि वो आदमी चार्ल्स से काफी मुश्किल काम करवा रहा था। ब्रायन उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, इतने मुश्किल काम, वो रोबोट है, टूट जाएगा, तो तुम उसे जाने दो। लेकिन वो आदमी फिर भी मना कर देता है। ब्रायन जब चार्ल्स के पास जाता है तो उसकी तबीयत काफी खराब थी। वो ब्रायन से कहता है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तभी उनके पास पड़ोसी की बेटियां आकर बताती है कि फेस्टिवल वाला जो बोनफायर आज होने वाला है उसमें डैड इस रोबोट चार्ल्स को जलाने वाले हैं। जो सुनकर ब्रायन एकदम टूट जाता है, पर वो अपने पड़ोसी को कुछ कह भी नहीं सकता था, उससे डरता था, इसीलिए वो घर वापस आ जाता है। उसकी दोस्त जब ब्रायन को परेशान देखती है तो उसे संभालती है और अब ये लोग अपने पड़ोसी का सामना करने के लिए एक मशीन गन बनाने लगते हैं। फिर रात होते ही ब्रायन और उसकी दोस्त भी उस फेस्टिवल में एक साथ जाते हैं जहाँ बोन फायर में बहुत सारे लोग अपना अपना सामान जलाने के लिए लाए हुए थे। तभी पड़ोसी वहाँ अपने सामान के साथ आता है। वो चार्ल्स को भी साथ लाया था और फिर सारा सामान रख के उसे आग लगा देता है। तब ब्रायन बड़ी हिम्मत करके आखिरकार चार्ल्स को बचा ही देता है। वो उसे ट्रक में बिठाता है, पर पड़ोसी ने उन्हें देख लिया था, इसीलिए ये लोग जल्दी से ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ दोनों को अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। एक दूसरे से वो माफी मांग लेते हैं अपने अपने बुरे बर्ताव के लिए। उनका पीछा पड़ोसी भी कर रहा था। ब्रायन उसे अपनी गन मशीन से रोकने की कोशिश करता है, पर हमेशा की तरह वो भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए पड़ोसी दोबारा से चार्ल्स को पकड़ के बोनफायर में ले जाता है। पड़ोसी को ब्रायन पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसे मारने लगता है, लेकिन तब तक चार्ल्स ने मशीन गन ठीक कर ली थी और वो अब पड़ोसी को शूट करने लगता है, जिसमें से गोलियों की बजाय चीजें निकल कर उसे लग रही थी। तो
तो इसीलिए पड़ोसी आखिरकार हार मान गए, अपनी फैमिली को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाकी सब लोग भी वहाँ आ गए थे, जो ब्रायन की बहादुरी और जहानत की वजह से काफी खुश थे। अगली सुबह ब्रायन चार्ल्स को वर्ल्ड टूर का टिकट देता है, जिससे अब वो पूरी दुनिया घूम सकता था, जो हमेशा से उसका सपना था, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। कुछ देर के बाद ब्रायन और उसकी दोस्त चार्ल्स को स्टेशन छोड़ने के लिए जाते हैं। दोनों एक दूसरे को आखिरी अलविदा कहते हैं, गले से लगकर रोने लगते हैं। चार्ल्स ट्रेन में बैठकर उन्हें बाय बाय करने लगता है और इसी सीन के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।